आ जाओ। मैं हाँ जी। हाँ जी, टेस्ट ले लो कभी सर जी। हाँ यार टेस्ट सर जी बहुत टाइम हो गया। चलो इस बार मनाते हैं तुम्हारा टेस्ट। हाँ मुझे टेस्ट ले लो कभी। आज नहीं है। सैटरडे में ले गए सर ये। हाँ सैटरडे में ले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस सर। हम लोग पढ़ रहे थे। यस सर। अच्छा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यस सर। अपने समान संतति उत्पन्न करना। उनकी कैपेसिटी टू गिव ऑफ स्प्रिंग, है ना? यस टू सर। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। It is of two types, asexual and sexual. Sexual reproduction in which gametes are formed and they are fertilized. Yes. उसे हम sexual reproduction कहते हैं। तो sexual reproduction में इंडिविजुअल में गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक एज आती है, उसके बाद ही वो मैच्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं गैमीट्स। तो उस एज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी होती है तो सबसे पहले क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस। पहले क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस। क्या होता है गैमीटोजेनेसिस? सर गैमेट का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स में आप चलते हैं कि गैमीटोजेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स होते हैं टू टाइप के, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स की क्या खास बात होती है? मोटाइल होता है। वो मोटाइल होता है। मेल गैमेट्स क्या होता है? मोटाइल होता है। और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है। ठीक। जो मोटाइल है इसका मतलब वही चल के जाएगा, जो मोटाइल है वही चल के जाएगा। तो जो मोटाइल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स के पास या जाएगा, है ना? और उसका जाना क्या कहता है? उसे भेजना वहां तक, फीमेल गैमेट तक। सेमिनेशन, इंसेमिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। मेल गैमेट्स को जब हम फीमेल जेनाइटल्स में तक भेजते हैं तो इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आ गया है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने का मतलब क्या है? कि भैया उनके न्यूक्लियस और उनका साइटोप्लाज्म दोनों आपस में मिलके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं और दे परफॉर्म जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। अब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। जब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ,
जब जाइगोट बना तो इस जाइगोट में क्या होना शुरू होगा? डिवीजन होने शुरू होंगे, हैं? इसमें ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, इसमें डिवीजन हो जाएंगे, देन क्या होगा? इसे इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है? यूट्राइन वॉल में सही। हाँ, वो यूट्रिन वॉल के साथ चिपक जाता है। यस जो हमारा एम्ब्रियो होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट के बाद एम्ब्रियो बना है, वो कहाँ चिपक जाएगा? यूट्राइन में किससे चिपक जाएगा? यूट्रिन वॉल, प्लेसेंटा डेवलप करेगा, क्योंकि उसे आगे फीड करना है। उसे आगे क्या करना है? फीड फीड करना है। तो हम इसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या बनेगा बेटा? प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा बनेगा तो वो फीड करेगा, मदर से फीड लेगा और बड़ा होगा। और जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? पार्चुरेशन, बर्थ करेगा, जन्म होगा उसका, है? तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। और जब जन्म ले लेगा, उसके बाद क्या होगा उसका? लैक्टेशन। फीडिंग करेगा वो, बाहर फीडिंग करेगा। पहले अंदर फीडिंग कर रहा था, फिर तो लैक्टेशन शुरू होगा, है ना? समझ में आई ये बातें यस सर या नहीं आई? तो सबसे पहले हमने कहा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स मोटाइल है, फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल। फिर मेल गैमेट जो है इंसर्ट होता है फीमेल जेनेटिलिया के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। और जब इंसेमिनेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। और जब जाइगोट बन जाता है, तो क्या होता है? जाइगोट में क्लीवेज होती है। क्लीवेज होता है ना, डिवीजन होता है, पहले 2 पार्ट में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में। इस तरह से बन के वो एक पूरी संरचना बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। ब्लास्टोसील पोजीशन आ जाती है ना, एक पोजीशन बन जाती है कि वो कई मल्टीपल डिवाइड हो जाता है। और जब वो डिवाइड हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसे क्या करना जरूरी है भैया? उसे फीड कर, उसे अब अंदर भोजन चाहिए डेवलपमेंट के लिए फर्दर, तो तभी होगा। जो विवी पैरिस लोग हैं, उनमें प्लेसेंटा विकसित होगा। क्या विकसित होगा? और प्लेसेंटा होता है कहाँ विकसित? यूट्रस में, यूट्रस की वॉल में, है ना? तो वो प्लेसेंटा विकसित होगा, उसे हम क्या कह देते हैं? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन। और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता, तब तक हम उसे प्रेगनेंसी नहीं मानते, है ना? प्रेग्नेंट होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, और एक सक्सेस इम्प्लांटेशन होना भी जरूरी है। उसके बाद क्या होता है बेटा? पार्चुरेशन। क्या होता है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है? जी भैया, वो एम्ब्रियो में, एक यूट्रस में है, पूरा का पूरा बेबी बन जाता है, तो वो क्या लेता है? जन्म लेता है। क्या लेता है बेटा? जन्म लेता है। और जो वो जन्म ले लेता है, फिर उसकी दूसरी फीडिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए लैक्टेशन। क्लियर? अब भैया, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स ये तो बनेंगे कहाँ? कहाँ बनेंगे मेल गैमीट्स? अब इसके लिए तो एक अलग सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या सिस्टम है? मेल और फीमेल चूंकि ह्यूमन में अलग होते हैं, हम यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है हमारे? अलग अलग है। कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना था, है ना? ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, गोनेड्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन होते हैं? जो गैमीट का फॉर्मेशन जिनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्म गैमीट्स। और उसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं किसी ना किसी रूप में, वो क्या होते हैं? एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। अब हेलो,
हाँ बताओ। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। ओके। तो भैया, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं, उसमें प्राइमरी ऑर्गन कौन से हैं? Gases. A pair of testes. A pair of testes. A pair of testes. अब टेस्टिस की जब हम बात करते हैं, तो टेस्टिस के बारे में भी कुछ खास बातें आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि टेस्टिस क्या होते हैं? सर एब्डोमेन से बाहर बाहर होते हैं, pelvis region में होते हैं। एक पाउच में होते हैं, पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, बीच में स्क्रोटम में एक सेप्टम भी होता है, जिससे दोनों के दोनों सेपरेट रहते हैं उनकी, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनमें स्पर्म बनने हैं, और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, मैच्योरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। तो इसे मेंटेन करने के लिए दे आर आउटसाइड द बॉडी। चलिए, फिर हमने आपको ये भी बताया था, जो मेल टेस्टिस है उनका साइज क्या होता है ना, हमने साइज पे डिस्कस किया था उससे। सब बच्चों को याद है? यस सर। चलिए, अब जब हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो उनकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स। क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम टेस्टिस की संरचना की बात करें, तो टेस्टिस की संरचना में क्या चीज दिखाई देता है आपको, ये बताओ। हाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई देते हैं। यस सर। टेस्टिकुलर क्या दिखाई देते हैं? Lobules. लोब्यूल्स। कितने लोब्यूल्स होते हैं एक 200 टेस्टिस में? 250। 200 टू 250 250 लोब्यूल्स होते हैं। और इसमें 250 दे रखा है क्लियर। चलो, 200 250 दे रखा है, तो वो फिगर ज्यादा क्लियर है। जो एनसीईआरटी कहे वो ज्यादा सही है ना। यस सर। तो कितने लोब्यूल्स है? 250। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250। और इनमें क्या है लोब्यूल्स में? लोब्यूल्स के अंदर कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स। कितनी है लगभग एक लोब्यूल्स में? 3। है एक से तीन। एवरेज 1 to 3। कैसी है ये? ये Coiled है, highly coiled है। कॉन्वुलेटेड। हाँ, convoluted है। और these are the unit of testis। कौन सी यूनिट है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है। फिर आपने देखा था कि भैया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यदि काटा जाए, या एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की फर्दर काटी जाए, तो क्या दिखाई देता है उसमें? कुछ संरचना दिखाई देती है? क्या दिखाई देता है बताओ? आउटर लेयर है इसमें। क्या है? आउटर लेयर है। किसकी है ये? इसकी है भाई। कभी बाहर कभी स्केलेटल मसल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं सर जी। कभी मैं तो बता रहा सेल्स है ना उसके अंदर। हूँ। यस सर। तो सेल्स की किस चीज की लेयर है मेनली? सॉरी। जर्मिनल एपिथेलियम है ये। जी सर। क्या है ये? टर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम है ना। इसके अंदर ही तो डिवीजन होगा। यस सर। और इसके बीच बीच में कौन है? सेल ऑफ सिल्टोली है कि नहीं है? है क्या? है। और बाहर का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में क्या होती हैं? जो सेल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका एक और नाम है क्या? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल। क्या नाम है बेटा? लीडिंग लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या करती हैं? क्या फंक्शन है इनका? सर जी फीड करा। हाँ? नहीं सर जी।
हार्मोन टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसिस और करके ये टेस्टोस्टेरोन, ये जो है, जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, उसको क्या करती हैं, सिंथेसाइज भी करते हैं और सिक्रीट भी करती हैं, दोनों काम करती हैं, है ना, बनाती भी हैं और फिर उसका सिक्रीशन भी करती है ना। यस सर ये आपने जाना। सेल ऑफ सिटोली क्या करती हैं, फीडिंग हाँ, और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप स्पर्म्स का निर्माण करती है ना। स्पर्म बनेंगे कहाँ, कहाँ बनते हैं स्पर्म, सेमिनिफेरस, ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तो काटी है, इसमें कहाँ बनेंगे, कौन बनाएगा इन्हें, सिटोली सेल नहीं बनाती है, अंदर सर जी सिटोली सेल के अंदर नहीं बनते हैं। सिटोली सेल के अलावा बहुत सारा एरिया किस चीज का दिखाई दे रहा है आपको, जर्मिनल एपिथेलियम, यस सर जर्मिनल एपिथेलियम जिसमें बार बार डिवाइड होने की क्षमता हो, उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। कि जो ये लेयर है, दो टाइप की सेल दिखा रखी है इसमें, देखो, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं तो उसमें दो टाइप की सेल बता रखी होंगी, कौन कौन सी बता रखी हैं, सर जी स्पर्मेटो को डायग्राम में इन्हें स्पर्मेटोगोनिया बाद में कहेंगे, सर जी ये मेल जर्म सेल है, मेल क्या है, जर्म सेल है, इन्हें मेल जर्म सेल कहते हैं, मैंने कहा जर्मिनल एपिथेलियम है ये, अब मेल में है तो मेल जर्मिनल एपिथेलियम है ना। और इनमें क्या होगा, इनके अंदर ही स्पर्म बनते हैं, यही स्पर्म बनाती हैं, इन्हें तब क्या कहते हैं जब ये स्पर्म बनाने के लिए तैयार होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, क्या कहते हैं इन्हें बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि ये मैच्योर हो जाती हैं, इस पर जब डिवीजन करना होगा, आपने कोई भी डिवीजन देखा है, चाहे वो कोई सा भी डिवीजन हो, उससे पहले सेल अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, जीवन फेस देखिए आपने उनकी, है ना, सेल क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है बनाने के लिए। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं पढ़ा, आज हम इसके बारे में फर्दर आगे पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो भैया ये जाना आपने। अच्छा अब ये बताइए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कुछ ट्यूब है, इन्हें हमने क्या नाम दिया है, ये नाम नहीं दिया था मैंने, फिर ये एक रेटिकुलम है, यहाँ पे एनसीईआरटी रेटिकुलम, इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो, ये एक रेटिकुलेट बनाते, एक जाल बना लेते, ठीक है, हालांकि नाम इनका भी है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसका जिक्र नहीं किया, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकली है, यहाँ से एक एक दो दो करके, और यहाँ पे एक रैट बन गया, एक जालनुमा संरचना बन गई, इन्हें हमने क्या नाम दिया, रेटा टेस्टिस टेस्टिस, क्या नाम है ये, रेटा टेस्टिस, और रेटा टेस्टिस के बाद क्या आता है, वासा फ्रेंसिया, क्या आता है, और वासा फ्रेंसिया क्या बना लेती हैं, है एपिडाइमिस, ये टेस्टिस से बाहर है, ये टेस्टिस से क्या है, बाहर है, और उसके अंदर कौन है, वासा डिफरेंस है, और वासा डिफरेंस फिर टेस्टिस से बाहर निकलती है, वासा एपिडाइमिस से बाहर निकलती है, नॉट टेस्टिस। अच्छा एक बात बताइए, वो कौन सी डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर निकलती है, वो कौन सी डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर स्पर्म्स को लेकर आती है, एपी, नो, इट इज वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिस तो पहले ही बाहर बैठा हुआ है, एपिडाइमिस और रेटा टेस्टिस को कौन जोड़ रहा है, वासा, तो इसका मतलब अंदर से बाहर कौन लेके आया होगा, वासा फ्रेंसिया लेके आई है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि टेस्टिस से बाहर कौन लेके आता है स्पर्म को, तो इट इज वासा फ्रेंसिया, ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब उसके बाद कौन है, कौन है उसके बाद, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस में आ गए, इस बार इसमें आ गए, वासा डिफरेंस में है, वासा डिफरेंस के बाद क्या है, वासा डिफरेंस क्या करती है, एक लूप बनाती है, क्या बनाती है, किसके किसके चारों तरफ, यूरेटर के चारों तरफ, फिर वहां से क्या होती है, एक और डक्ट है, वहां एक डक्ट मिलती है, कौन, नो, एक ग्लैंड, सॉरी एक ग्लैंड, पहले डक्ट बनेगा, कौन है, सेमाइनल वेसिकल,
सेमिनल वेसिकल्स और वासा डिफरेंस कंबाइन होकर एक डक्ट निकालती हैं बाहर, उसे हम क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। और ये इजेकुलेटरी डक्ट किसमें मिल जाती है फिर जाके? है? और वो फिर पूरी पेनिस की लंबाई में फैली रहती है और पेनस की लंबाई से बाहर वो निकल जाती है ना। यस सर। ये बात हमने आपको बताई थी। एक और डायग्राम आपको दे रखा है इसमें, तो लिखा भी पेनस के बारे में और ज्यादा बातें लिखी हैं इसमें कि भैया इसमें एक स्पेशल मसल सेल होते हैं, इनकी एक खास बात होती है, दे क्या करते हैं वो? मुझे पेनस का काम क्या है? इसका क्या काम है? इंसेमिनेटर। इंसेमिनेशन। क्या काम है? इंसेमिनेशन के काम आता है। इंसेमिनेशन का मतलब मेल गैमीट्स को फीमेल जेनाइटा में ट्रांसफर करने के काम। मेल गैमीट्स को फीमेल जेनाइटल्स में ट्रांसफर करने के काम आता है। इसके लिए जरूरी है कि जिस ऑर्गन्स के द्वारा, जिस स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये काम किया जाएगा वो थोड़ा सा फ्रिम हो, दृढ़ हो। तो इसके लिए इसमें मसल्स होते हैं और उन मसल्स में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? एक कठोर बन जाते हैं अपने काम को करने के लिए। फिर एनसीईआरटी में ही आपने लिखा है द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ पेनस इज नोन एज ग्लास पेनिस। उसे हम क्या कहते हैं? ग्लास पेनिस कहते हैं। और इसकी जो स्किन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर स्किन। क्लियर? यस सर। यहां तक ये बात थी। अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ना है तो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म कैसे बने ये जानना जरूरी है। स्पर्म कैसे बने उसे जानना जरूरी है। कहाँ होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? टेस्टिस में होगा। टेस्टिस में कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ होगा? जर्मिनल, हाँ, मेल जर्म सेल्स में होगा या जर्मिनल एपिथेलियम में होगा। है? अब ये होता ये है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल स्पेशलाइज हो जाती, तैयार हो जाती हैं अपने आप को स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, उनका क्या नाम दिया गया है? स्पर्मेटोगोनिया। कौन है ये? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। आइए, स्पर्मेटोगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 20। 20? रॉन्ग। 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 होंगे। 12। और इसमें होता है सबसे पहले माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद सेल बनेगी। माइटोसिस होने के बाद क्या बनती है? सेल बनती है। और जो सेल बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 12। माइटोसिस होगा बेटा ये तो। और इन माइटोसिस होने से इन सेल्स की नंबर सेल्स का नंबर बढ़ता है। और इन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहते हैं इन्हें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं है ये, इनमें से केवल वो ही सेल स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो फर्दर रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले नंबर बढ़ जाते हैं। एक ही तो स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया है ना। तो बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी, उनमें सब माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद बहुत सारी प्रोजेनी सेल्स बनेगी, उनमें से कुछ सेल्स होंगी जो किसका काम करेंगी? स्पर्मेटोगोनिया।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। मान लीजिए सपोज कीजिए ये जा रही है डिवीजन के अंदर, ये नहीं जा रही। आप देखो अपना एनसीईआरटी का चित्र देखो, दिखा रखा है इसमें चित्र, आगे दिखा रखा होगा शायद, थोड़ा हाँ, और आगे चलो, आगे लिखा है हाँ, ये रहा, ये दिस यहाँ तो अंगूठा लगा था अभी। हाँ, लिखा है। ये सारी सेल्स नहीं जाएंगी, कुछ सेल्स ही जाएंगी, और जो जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 12। अब ये फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे, किसमें जाएंगे? फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में जाएंगी, पहला मियोसिस होगा। और जब पहला मियोसिस होगा बेटा, तो एक सेल से दो हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाएंगी। एक सेल से दो क्या तैयार हो जाएंगी? हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो जाएंगी, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे, और इन्हें हम कहेंगे क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्लियर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कौन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कौन है, ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर। अब बनी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, ये किसके अंदर जाए, कहां जाएंगी ये क्या करेंगी? सेकंड में अभी मियोसिस एक हुआ है ना, और आप जब कहते हैं कि मियोसिस जब होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट है, अभी मियोसिस पूरा नहीं हुआ तो सेकंड फेज ऑफ मियोसिस होना है अभी। जानते हैं सब बच्चों ने माइटोसिस मियोसिस पढ़ रखा है ना? सर है, अभी एक फेज हुआ है, फर्स्ट मियोसिस हुआ है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रह जाएगा? 23 रह जाएगा। वेरी गुड, हाफ रह जाएगा, क्योंकि पहले रिडक्शन डिवीजन में ही क्रोमोसोम्स आधे हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए इनमें n। तो देखा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 1। ये बात ध्यान में रखनी है, भूल जाते हैं बच्चे से, है ना, ध्यान में रखनी है। देखो पहले कोई भी हो, पहले तो माइटोटिक डिवीजन में होगा, माइटोटिक डिवीजन से ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, उनमें से ही फिर कुछ सेल चुनी जाएंगी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का काम करेंगे। फिर पहला रिडक्शन डिवीजन होगा, पहले रिडक्शन डिवीजन की पहला फेज होगा, उसके बाद जो सेल बन जाएंगी उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगी? सेकेंड पार्ट ऑफ डिवीजन करेंगी, हाँ। और जब ये सेकेंड मियोसिस का सेकेंड पार्ट करेंगी, तो एक से कितनी बनेगी ये? दो। एक से कितनी बनेगी? दो बनेगी। और इन्हें क्या कहेंगे? स्पर्मेटेड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटेड्स। और स्पर्मेटिड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? n। तो इट मीन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म तीनों क्रोमोसोम के मामले में एक जैसे। वहीं स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड जर्मिनल एसिथीलियम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के मामले में एक जैसे। क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट मन में? अब ये जो स्पर्मेटिड्स है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसमें? स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ये चेंज होंगे स्पर्मेटोजोआ में। किसमें चेंज हो जाएंगे बेटा? स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ में
और इसे हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे हम इसे? स्पर्मियोजेनेसिस। पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है, पूरा स्पर्मेटो, लेकिन ये पार्ट केवल जब कौन किसमें ट्रांसफर हो रहा है, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसमें? स्पर्म में। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर सब बच्चों को? यहाँ कोई कंफ्यूजन? और जब स्पर्म बन जाएगा देन स्पर्म जो है अपना मुंह, ये जो सेल ऑफ सिट्रोली है ना, इनके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, घुस जाता है। तो देखो शुरू का एक चित्र देखो कि जो स्पर्म दिखा रखे हैं, अभी एक और चित्र जो आप डिवीजन से पहले देख रहे थे, एक चित्र देखिए ध्यान से। कौन सा चित्र है? बैक करो, अच्छा करो, यही इससे पहले, अरे बैक, ये वाला देखो, एक दूसरे जैसा मैंने बताया उससे एक दूसरे से देख लो। इसमें चित्र कुछ आगे पीछे है ना, चित्र कुछ आगे पीछे है, तो सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे पीछे है। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें? इनका मुंह किधर है? सेलो सिटोली की तरफ है। सेलो सिटोली क्या करेगी? उसे स्पर्म को तैयार करेगी कि भैया अब पी के मोटा ताजा हो जा, अब तुझे छोड़ना है, अब तुझे किसे छोड़ना है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को छोड़ के बाहर जाना है। और जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को छोड़ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन, स्पर्म का जाना, स्पर्म का जाना। क्या है ये? स्पर्मिएशन। क्लियर? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। दीज थ्री टर्म्स, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। Is every student is clear in his mind? Mind है? ये क्लियर हुआ आपको? क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया है? और अगर हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें, इसकी बात करें, ह्यूमन स्पर्म की बात करें, तो वापस आओ चित्र में। हाँ, नहीं, इससे बात और पीछे आओ, एक मिनट सर, बीच में नहीं है तो और चलो आगे। अच्छा, ये आगे चलो। यस, यहाँ एक मेल स्पर्म दिखाया गया, एक मेल स्पर्म दिखाया या एक मेल गैमीट दिखाया गया। स्पर्म है ना, अगर हम स्पर्म की बात करें या मेल गैमीट्स की बात करें, तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें क्या है? मोटेलिटी है, उसमें मूवमेंट है, उसमें क्या है? और उसी के अनुसार उसका मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म में भैया, ह्यूमन स्पर्म में अगर आप देखेंगे तो सबसे सामने की ओर 3-4 हिस्से उसमें दिखाई देंगे। इसमें सबसे ऊपर का हिस्सा,
सबसे ऊपर का है। ऊपर आप दिखाई देगा हेड, क्या दिखाई देगा? हेड। हेड के बाद मिडिल पार्ट, उसके बाद टेल और नेक। यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ क्या दिखाई देगा आपको? नेक। नेक। ठीक है। अगर हम हेड को देखें, हेड में भी आगे की ओर ये कुछ नुकीला है ऊपर की तरफ से, एक टोपी नुमाई कैप नुमाई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसका गोल्स होता है और दे फॉर्म कैप्स टाइप स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एक्रोसॉम। क्या काम करता है एक्चुअली? क्योंकि इसे जाना है किसके अंदर? एग के अंदर जाना है, ओवम के अंदर जाना है, फर्टिलाइजेशन करना है, इसलिए ये हेल्प करता है जिसमें फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम किसमें हेल्प करती है बेटा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद उसका मेन पार्ट है जिसमें उसका क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? और न्यूक्लियस के अंदर उसका जर्म प्लाज्म है, उसका डीएनए है, उसके क्रोमोसोम्स में डीएनए है। कितने क्रोमोसोम्स लिए घूम रहा है ये ह्यूमन केस में? 23 है ना? कितने? आप जानते हैं कि ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर। कितने होते हैं? उनमें से 22 पेयर्स क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स, जो हमारे किसको किसको कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं? जो हमारे सोमैटिक कैरेक्टर्स है ना। और वन पेयर क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स का कहलाता है, जो लास्ट पेयर है। अब मेल और फीमेल में ऑटोसोम तो एक जैसे हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है? भिन्न भिन्न है। ये माना जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में दे हेल्प करते हैं, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अभी तक इसी थ्योरी को मान्यता है, इसी के अनुसार होता है। मेल में अगर हम देखें तो, और हमें ये भी पता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, इसलिए 23 पेयर कहते हैं। तो पेयर में जब क्रोमोसोम्स हैं तो भैया क्रोमोसोम्स तो कैसे होते हैं? ये क्रोमोसोम्स है ना, ये क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा हो गया, और एक जोड़ा ये क्रोमोसोम्स का हो गया। ब्रेन में एक आर्म छोटी रहती है, इसलिए ये नाम आए। ये कैसी दिखाई संरचना कैसी दिखाई दे रही है? एक्स जैसी। तो हम फीमेल में कह देते हैं, तो ये भी एक्स है और ये भी क्या है? एक्स है। अब मेल में आते हैं, एक तो पूरा है, दोनों आर्म्स हैं इसकी, लेकिन एक में एक आर्म्स क्या हो गई? गायब हो गई, छोटी हो गई, होती है छोटी होती है, तो हम इसे क्या कह देते हैं? एक्स वाई। इसलिए यहां से नाम आए, कोई अलग से कोई विशेष नाम नहीं दिया कि भाई वो होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देते हैं, इसलिए दे नेम एक्स एक्स एंड एक्स। इज दैट क्लियर? अब वास्तव में तो क्या है कि इनके ऊपर जो जीन है वही डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में हेल्प करे, ये होते हैं। तो अब अगर हम देखें, भैया ये स्पर्म्स जो बने हैं, सारे के सारे स्पर्म्स बने हैं, ये क्या सारे स्पर्म्स एक जैसे हैं? क्यों होंगे थोड़ी, होंगे? हो सकते हैं, हो सकते हैं। पक्का नहीं बता सकते, हो सकते एक मिनट से, कोई बात नहीं। ये कैसे कह सकते हो कि एक जैसे होंगे? अलग अलग। पहला तो नंबर अलग ही होगा भैया, जब हर एक जोड़े में से एक जाना है। मान ले सपोज कीजिए एक्स वाई है ये, अगले बांट लो जोड़े, जब मियोसिस होगा तो एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, तो कहाँ है एक जैसे? यही डिफरेंस आ गया। 50-50 का रेशियो आ जाएगा। 50% क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा होगा? एक्स होगा, और 50% ऐसे बने होंगे जिनमें वाई। क्लियर हुई ये बात या नहीं? तो भैया ये स्पर्म बन रहे हैं। अब स्पर्म जो है, एनसीईआरटी भी कह रही है और ये बात भी सही है कि जब एक कोइटस होता है तो नंबर ऑफ स्पर्म जो रिलीज किए जाते हैं वो 200 से 300 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 200 टू 300 मिलियन। देखिए चॉइस वेरिएशन देखना, हम कहते हैं ना वेरिएशन, ऐसी वेरिएशन नहीं है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म आ गए हैं। अब इनमें से
अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो 60% कितने क्रोमोसोम हेल्दी होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए, है ना। और उनमें से उन 60% में से भी फिर 40% की मोटेलिटी यानी चलना सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यानी कि उनकी रफ्तार घट जाए। अगर वो है तभी हम किसकी बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात, तभी हम किसकी बात करेंगे। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होना जरूरी है, इम्प्लांटेशन होना जरूरी है, एम्ब्रियो का क्या होना जरूरी है। और अगर एक सक्सेस फर्टिलाइजेशन हुआ और सक्सेस इम्प्लांटेशन हुआ तभी हम उसे कहते हैं प्रेगनेंसी हुई है, तभी वो क्या कहलाती है, प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन ओवा जो है प्लेसेंटा की दीवार को नहीं चिपक रहा है, बाहर आ गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो हम उसे क्या प्रेगनेंसी मान लेंगे, नहीं, इट इज नॉट ए प्रेगनेंसी। ठीक है ना, तो कंफ्यूज ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। तो भैया ये जो मिडिल पार्ट है, अब इसे चूंकि चलना है, चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन दे, हमारी सेल में ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एटीपी के रूप में ये एनर्जी बनाता है, एटीपी के रूप में क्या बनाता है बेटा, ये एनर्जी बना रहा है। अरे ये खत्म ही करेंगे हम तो अब माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी मिल रही है, मोटिलिटी आ रही, मोटिलिटी आ रही। फिर क्या है, टेल है, टेल की सहायता से ही तो ये मूवमेंट करेगा और एक डायरेक्शन वगैरह को चेक करेगा, है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलके स्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्म। अब सीमन क्या होता है फिर, जब मैन कोइटस करता है तो वो क्या इंजेक्ट करता है, क्या किस चीज का इंसेमिनेशन करता है, स्पर्म का या सीमेन का, सीमेन का करता है। किसका करता है, ये सीमेन, स्पर्म से सीमन कैसे बन गया। अब हमने कहा था कि भैया ये जो स्पर्म है ना, इन्हें मैच्योर भी होना है, क्या होना है, मैच्योर भी होना है। ये यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ जाके इकट्ठे होंगे, कहाँ जाके इकट्ठे होंगे, शिफ्ट होते हैं ये वासा डिफरेंस में, है वासा डिफरेंस से, है। और फिर इसमें जब आ रहे हैं, इसमें कौन कौन मिल रहा है, इसमें बताइए कौन कौन मिल रहा है, जल्दी बोलो, है सेमिनल वेसिकल्स के, प्रोस्टेट ग्लैंड के और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के, और एपिडिडाइमिस से भी मिलता है, एपिडिडाइमिस से भी आता है। इसमें फ्रक्टोज है, क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं, कैल्शियम जैसे आयन है ना। और ये सारे मिल के इसको एक हेल्दी न्यूट्रिएंट स्पर्म में कन्वर्ट करने में, मैच्योर होने में, स्पर्म को मैच्योर होने में हेल्प करते हैं। और ये सारा का सारा सिनेरियो, ये सारा का सारा मिक्सचर जिसमें स्पर्म भी है और उनका सिक्रीशन भी है सब ग्लैंड्स का, मिलके क्या कहलाते हैं, इकट्ठे सीमेन। और ये ही बाहर आता है, सीमेन ही बाहर, ठीक है। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसका जो सिक्रीटा है वो क्या हेल्प करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। किसका काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। तो इस प्रकार से बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इज दैट क्लियर, स्पर्मेटोजेनेसिस में सारी बातें क्लियर हुई। किसी स्टूडेंट्स को किसी बात पे कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन, क्लियर हो गया। तो हम ये समझे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने क्लियर कर, है ना। अब हम किस तरह पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। हाँ एक चीज और, हाँ एक चीज रहेगी भाई, एक चीज अभी थोड़ी सी रहती है, क्या रहती है, एक चीज थोड़ी सी रहती है। जब प्यूबर्टी होती है, क्या होती है, तो जो हाइपोथैलेमस है,
वहां से हार्मोन वो उत्तेजित होता है हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को क्या है, गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर पार्ट को उससे तेज उत्तेजित करता है कि वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करे। और दो हार्मोन सिक्रीट हो, एक लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन आए हैं, कौन कौन से? LH और FH LH एंड FSH। ध्यान रखिए, दो हार्मोन आए हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया है और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम कर रहा है? सेल ऑफ लेडीज पे काम करेगा। इस पे काम करेगा, सेल ऑफ वेडिंग को कहेगा कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करें। क्या करें? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करें। टेस्टोस्टेरोन के लिए वो करेगा। और ये जो FSH है, बताइए किसको करेगा? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? शोएब पढ़ रहा है। सिर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा ये। सिर्टोली सेल कहाँ है? अच्छा, वो चित्र मिटा दिया मैंने, है ना। उन्हें कहेगा कि भैया मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म को देख, ध्यान कर लो, फिट बीट कराओ कुछ, है ना। सिर्टोली सेल को, ये लेडिंग सेल को, और ये सिर्टोली सेल को। क्लियर? और ये प्यूबर्टी पे होता है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो ये हुआ कंप्लीट। एक बच्चा नहीं हमें बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है, वो छोटा सा बच्चा बैठता है, क्या नाम है उसका? अनस। ठीक ठाक है वो? छोड़ दी? वो काफी दिनों से हमें दिखाई नहीं दिया। तो अब हम बढ़े आगे भाई। यस सर अब हम क्या पढ़ेंगे? फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिस प्रकार से मेल में हमने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे उन्हें दो सीरीज में बांटा था, दो पार्ट में बांटा। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंड। ऐसे ही फीमेल में भी इन्हें टू पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? पेयर ऑफ ओवेरी, अ पेयर ऑफ ओवेरी एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? हाँ, ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूट्रस। नहीं, इससे पहले एक बार क्लियर, सर्विक्स सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स सर्विक्स एंड देन वजाइना वेजाइना एंड देन, अच्छा हाँ, एक चीज और भी, एक चीज और भी है। मेल में हम ये बताना चाह रहे थे आपको, इसके अलावा कौन है वो? एक्सटर्नल जेनेटियल भी है, एक्सटर्नल जेनेटियल भी है। कौन कौन है एक्सटर्नल जेनेटियल में? है, जल्दी बोलो। मेमोरी ग्लैंड
है। हाँ, मॉस प्यूबिस। उसके बाद हाँ एंड आइमन एंड लाइक टॉरिस, लाइक टॉरिस। ठीक है, ये ऑर्गन्स हैं। एक डायग्राम एनसीईआरटी में पूरी आप सब बच्चे शुरू में ही है। पहुंच गए सब बच्चे डायग्राम के पास। यस सर। तो बेटा हमने बताया फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है? अ पेयर ऑफ ओवरी। अ पेयर ऑफ। कितनी ओवरी होती हैं? टू। किस शेप की है ओवरी? ओवन। हाँ, ओवल शेप। दे आर नॉट राउंड शेप, इन शेप ओवल शेप है ना। ओवल शेप की लगभग कितनी लेंथ है उनकी? 2 से 4 सेंटीमीटर। इनकी भी लेंथ दे रखी है 2 to 4 सेंटीमीटर। ऐसी नहीं है वो, लगभग ओवरी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप। और यहाँ पे दे रखी है इनकी भी लेंथ कितनी दे रखी है? 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और ओवरी जो है बेटा, बाहर उसके मेम्ब्रेन है और फिर 2 पार्ट में बटी हुई है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सबसे पहले बाहर मेम्ब्रेन है, आई थिंक ट्यूनिका वेजाइनिस, है ना। और उसके बाहर फिर कौन है? कॉर्टेक्स है। और फिर कौन है? मेडुला। कॉर्टेक्स में ही, कॉर्टेक्स रीजन में ही, कॉर्टेक्स रीजन में ही ओवम बनेगा, मेडुला में नहीं बनेगा। मेडुला में क्या बनेगा? हार्मोन्स। क्या बनते हैं? इसलिए ओवरी क्या रिलीज करती है? अगर आपसे पूछे ओवरी क्या रिलीज करती है? हाँ, ओवम एंड स्टीरॉइड। वो हार्मोन्स की प्रवृत्ति कहती है, वो स्टीरॉइड टाइप से, स्टीरॉइड हार्मोन्स दोनों। खाली ओवम नहीं कि भाई आपके आपके पास आ जाए ओवरी रिलीज, ओवम ओनली, हार्मोन्स ओनली, ओवम प्लस स्टीरॉइड हार्मोन्स, ओवम प्लस प्रोटीनस हार्मोन, तो क्या सही है? ओवम प्लस स्टीरॉइड। ठीक है ना। ऐसे ही तो वो घुमाता है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा चेंज कर देता है विकल्प में, तो आपको सही चुनना हो। ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी ओवरी की और डिटेल जो है हम बाद में पढ़ेंगे। दो ओवरी होती हैं, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी। ओवरी कैसी होती है? ये क्या एब्डोमेन के बाहर है? इंटरनल।
है ना, इंटरनल है, इंटरनल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ इंटरनल है तो? इसका मतलब ये हुआ कि ओवा को बनने के लिए टेम्परेचर रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंटरनल, इसलिए वो इंटरनल है। टेम्परेचर मेंटेन किसका करना है? स्पर्म का। क्यों? उसे बॉडी से बाहर जाना, उसे बॉडी से बाहर जाना ना, ओम को तो वहीं रहना है, बॉडी के अंदर ही रहना है पूरे टाइम पे, तो इसलिए उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं। चलिए अब ओवरी, ओवरी के बाद ओवरी को, ओवरी जो है लिगामेंट्स के द्वारा, किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा यूट्रिन वॉल से भी जुड़ी है और पेल्विस से भी जुड़ी, ठीक है ना, लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक, अब आता है किसके बारे में? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। ये फैलोपियन ट्यूब ईच ओवरी से निकलेंगी और इनका जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है जो कि ओवा के साथ है, कैसा कैसा दिखाई दे रहा है? कीप शेप, कीप शेप, उंगलियां नुमा तो बाद में बना है कि कैसा दिखाई दे रहा है? कीप शेप दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कीप शेप। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे देखूं तो भैया ये यूं है और फिर आगे फर्दर जाके ये बता हुआ है और डिटेल फिर आगे तो किस पार्ट की अपने पास किस तरह का है? कीप शेप, इसे कीप शेप बोलते हैं। कीप ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना कि कीप शेप है। और क्या कहते हैं इस पार्ट को? फिम्बरी तो ये फिम्बरी तो ये उंगलियां हैं बेटा, फिम्बरी तो ये क्या है? इसे कहेंगे इनफेंडी। क्या कहेंगे? इनफेंडिबुलम। और ये आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में निकला हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? फिम्बरी। उसके पीछे ये चौड़ा हो जाता है थोड़ा। जब चौड़ा हो गया तो चौड़ा पार्ट क्या कहलाता है? एम्पुला। क्या कहलाता है बेटा? एम्पुल। और फिर ये यूट्रस से जोड़ने वाला एक हिस्सा है, इसे हम क्या, जो लिंक हो, जोड़ने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं? इस्तेमाल। जोड़ रहा है, ठीक है। वैसे तो दोनों फैलोपियन ट्यूब ठीक होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई कोई वुमेन, इसलिए आपने सुना होगा ये किस्सा, लेटर कोई लेडी इसलिए मदर नहीं बन पा रही है क्योंकि उसकी फैलोपियन ट्यूब क्या है? बंद है या सूजन है या क्या है ना। तो ये स्वस्थ रहनी चाहिए फैलोपियन ट्यूब की, एक इनमें नैरोनेस जितनी है वो करार रहनी चाहिए, ठीक है। इनमें अगर चेंज आता है तो ओवा आगे नहीं बढ़ेगा। ओवा तो भैया यहाँ से बना, यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से चल के उसका रास्ता तो ये है ना। और जब वो नैरो हो जाएंगी किसी भी कारण से तो ओवा तो आगे बढ़ेगा नहीं। जब तक एक ओवा नहीं जाएगा नया ओवा बनेगा नहीं, है ना। तो इसलिए ये इनकी, जो हमने कहा है कि जो इनके अंदर से डक्ट की जो डायमीटर है वो मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद दोनों की दोनों ओविडक्ट कितनी होती है? ओवरी कितनी है? ओविडक्ट कितनी है? या फैलोपियन ट्यूब कितनी है? और एक चीज और मैं बता दूं, फैलोपियन ट्यूब वो बाद में पढ़ेंगे, को ही काट के या गांठ बांध के महिला की नसबंदी की जाती है, ट्यूबेक्टोमी की जाती है, जानते हैं ना आप ये बात। अब इसके बाद शुरू हो जाता है कौन? यूट्रस। एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर हम इसे देखें तो ये वास्तव में जैसे एक नाशपाती होती है ना, पियर होती है, उसे उल्टा कर दे, इन्वर्टेड कर दे, उल्टा कर दे, उस शेप का है, ठीक। 3 वोल्ट
कितनी वाल है इसमें? तीन। देखो मैंने 3 वाल बनाई हैं। कितनी वाल बनाई है? तीन। 3। कौन कौन सी? पेरी बैक्टीरियम, मैट्रिया बायोमेट, मायो बैक्टीरियम, मैट्रियल एंडो। जो एंडोमेट्रियल पार्ट है वो ग्लैंडुलर। क्या है वो? ग्लैंडुलर। और उसमें कई साइक्लिक चेंज करनी होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है लेडी में, तो वो कई चेंज, साइक्लिक चेंज अपने भीतर लाता है। वो जब आप पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का साइकिल, तो उसमें आपको पता लगेगा। जो मायोमेट्रियम, इट इज हाईली, क्या है? मस्कुलर, स्मूथ मसल्स है। क्या है? स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? इनवोलेंट्री, इनवॉलेंट्री। क्या काम है यूट्रस में स्मूथ मसल का भाई? टेम्परेचर के लिए। किसके लिए? हाँ, वेरी गुड। कॉन्ट्रेक्शन के लिए। जब बच्चे को जन्म देना होता है, जब बच्चे को क्या होता होना देना होता है, तो बच्चे को एक प्रेशर डाल के बाहर फेंकना होता है। यूट्रस से बाहर निकालना है बच्चे को। तो भैया ये काम कौन करता है? ये काम करने के लिए यूट्रस की जो दीवारें हैं, वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, एक कॉन्ट्रेक्शन बनाती हैं। अगर उतना कॉन्ट्रेक्शन ना बने, सक्शन ना बने, तो बच्चा बाहर नहीं आता है। 3 इडियट पिक्चर आपने देखी होगी। यस सर जी। बहुत किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। यू कैन सी, कुछ मूवी ऐसी होती है जो वास्तव में अच्छी बनती है। देखो किसी भी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। एक सभ्य तरीका भी हो, है ना? और वही बात एक बहुत असभ्य तरीके से जब बताई जाए, विभत्स तरीके से बताई जाए, अश्लील तरीके से बताई जाए, और एक वही बात जब एक बहुत सभ्य तरीके से बताई जाए, तो पूरे समाज को दिखाई जा सकती। तो उन्होंने वही दिखाया कि भैया एक नॉर्मल फिनोमिना है, जिसमें एक सक्शन प्रेशर वो लगाते हैं बच्चे को। मदर जो है उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती कि बच्चा बाहर आ जाए, है ना? तो एक सक्शन प्रेशर एक्स्ट्रा दिया जाता है, और वो भी एक लिमिट उसमें। जी सर। ऐसा नहीं कि कितना भी प्रेशर लगा दो, पता लगा बच्चे की खोपड़ी उड़ गई। एक सॉफ्ट बच्चा है, बहुत एक नॉर्मल प्रेशर आप दे सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे मायो मैट्रियम जो एरिया है वो करता है। प्री तो बाहर है ही, त्वचा से लगा हुआ एरिया है, पेल्विस से जुड़ा हुआ एरिया है। इसके साथ ही लिगामेंट्स जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? जो पेल्विस से जुड़े, वो भी वहां पे भी भाई लिगामेंट जुड़े हैं, तभी तो खिंचाव आएगा। ऐसे थोड़ा ना कि वो ऑटोनोमस ऑर्गन है, अपने अंदर ही उसमें नर्व्स आई और उन्होंने पैदा कर लिया। नहीं, उन्हें एक सहारा चाहिए। क्या चाहिए? सहारा चाहिए। तो लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूट्रस आया समझ में? है? अब यूट्रस से बाहर जो बाहर एरिया है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स। और सर्विक्स की जो कैनाल होती है, एक नैरो कैनाल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल है। और उससे आगे कौन है? वेजाइना। वेजाइना और सर्विकल कैनाल मिलके बनती है बर्थ कैनाल। वेजाइना और सर्विकल कैनाल मिलके क्या बनती है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में ये दोनों आएंगी कि बर्थ कैनाल कौन कौन होती है? वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड सर्विकल कैनाल के बाद कौन है बेटा? वेजाइना। कौन है? वेजाइना। वेजाइना से बाहर अब आते हैं जो एक्स्ट्रा जेनेटिया, वो शुरू हो जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस। इसमें क्या होता है बेटा? फैट होती है, फैट इकट्ठी हुई है। क्या इकट्ठी हुई है? फैट। और इस पर ही प्यूबिक हेयर भी होते हैं। क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर भी यही होते हैं। उसके बाद लैबिया मैच्योर। लैबिया, अगर हम देखें तो अंदर से अगर देखें तो लैबिया माइनोर आएगा। अगर हम लेकिन बाहर से अंदर की तरफ चलें तो कौन पहले आएगा? लैबिया मैजोरा, फिर लैबिया माइनोर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने की है। क्लियर है ना? पहले वेजाइना, फिर लैबिया माइनोरा। ये भी फोल्ड होते हैं, स्किन के मसल्स के फोल्ड है, बड़े फोल्ड है। क्या है? बड़े फोल्ड्स हैं। उसके बाद छोटे फोल्ड्स हैं। बड़ा फोल्ड तो मेजर और छोटा फोल्ड तो माइनर। एक
मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, जो कि जो वेजाइना की ओपनिंग है उसके ऊपर इंटैक्ट रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी को भी कुछ बातें हाइमन के बारे में लिखनी पड़ी। समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए एनसीईआरटी को भी इसमें कुछ बातें लिखनी पड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी कहती है हाइमन प्राय जनरली कब रप्चर होती है? जब फर्स्ट कोइटस होता है, यानी जब फर्स्ट संबंध होता है तब कोइटस होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी ये हर्ट होगी हाइमन, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स की वजह से, जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, घुड़सवारी है, साइकिलिंग है, या किसी चर्क की वजह से कोई अचानक झटका लग सकता है, तो भी ये रप्चर हो जाती है। और कभी कभी तो फर्स्ट कोइटस के बाद भी रप्चर नहीं होती है। तो इट इज, ये भ्रांति है, इसे वर्जिनिटी की साइन मानना एक क्या है? भ्रांति। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है हाइमन को लेकर। ठीक है, तो हम तो फिर भी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ है, यूपी वाले एरिया में रहते हैं, यहाँ पर तो ऐसी भ्रांति कम है। एक कुछ समाजों में तो बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। कुछ समाज ऐसे हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं ह्यूमन में, इंडिया में ही कुछ स्टेट में तो बहुत भ्रांतियां हैं हाइमन को लेकर। तो इस तरह की हमें, क्योंकि पढ़े लिखे होने का हमारा तभी फायदा है जब हम इन बातों को पढ़ें तो, लेकिन इन्हें फॉलो भी करें, माने भी, है ना? तो भाई, बात रही लाइटोरिस, किसकी बात रहेगी अब? जहां पे लेबिया माइनोर, यहाँ पे लेबिया, और आपको पता है कि फीमेल में एक चीज हमने पहले बता चुके हैं कि फीमेल में दो ओपनिंग होती है, यूरिन के लिए अलग ओपनिंग है और जेनेटल ऑर्गन्स के लिए अलग, वेजाइना की ओपनिंग अलग है, यूरिटर की ओपनिंग अलग है। तो लेबिया मेजोरा जहां जुड़ी है माइनोरा से ऊपर की तरफ, इस हमारे जो यूट्रस का छिद्र है उससे ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एंड इट इज नोन एज राइटोरिस। इट इज नोन एज राइटोरिस। ठीक है, ये माना जाता है इवोल्यूशन में कि इट इज द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ पीनस, है ना? वेस्टिजियल पार्ट क्या है? पीनस का। हमने बताया था ना आपको कि जब ह्यूमन में निपल्स हैं तो लेडीज में, मैं बताया था उस टाइम पे कि आप पढ़ेंगे एक सेंस में, है ना? इससे वो माना जाता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन किसका है? पीनस। क्लियर? अब ये तो हुआ किसके बारे में भैया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, जो फीमेल में पाए जाते हैं। लेकिन हमने बताया है कि जब हम बच्चे को जन्म दे देते हैं तो उसके बाद एक और चीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन। लैक्टेशन। क्या कहेंगे? अब लैक्टेशन कैसे होगा? लैक्टेशन के लिए क्या होगा? लैक्टेशन के लिए ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल, मतलब मैमल्स की, कि जो फीमेल होती हैं उनमें क्या पाई जाती हैं? टू मेमरी ग्लैंड्स। क्या पाई जाती है बेटे? मेमरी ग्लैंड। और ह्यूमन के केस में कितनी होती हैं ये? कितनी होती हैं? वन पेयर। वन पेयर बोले तो एनसीईआरटी का एक और चित्र खोल लीजिएगा। एनसीईआरटी का एक चित्र और खोलना है। रिप्स आ रही हैं, यहाँ पे रिप्स हैं, अलग अलग रिप्स हैं। यहाँ पे कुछ लोब्स बने हुए हैं। पहले तो यहाँ फैट है ना, चारों तरफ फैट है। फिर कुछ लोब्स बने हैं, मेमरी लोब्यूल्स जिन्हें कहते हैं, और मेमरी लोब्यूल्स, अच्छा हाँ, आपने कहा कि वन पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, वन पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। इसके टू पार्ट्स हैं, एक ग्लैंडुलर पार्ट है, एक मस्कुलर पार्ट या फैटी पार्ट है। अब बहुत सारा फैट जो है हर आउटर में इकट्ठा हो जाता है। अब इस फैट का काम तो, फैट क्या करता है? फैट तो केवल प्रोटेक्शन कर रहा है। देखो, मिल्क भी तो बहुत प्रोटेक्टिव चीज है मैमल्स के लिए,
है ना, उसे बचाना है एनवायरनमेंट की हर एक चीज से। आप देखते हैं कि जब किसी चीज को बहुत आपको सेफ रखना हो तो आप उसकी पैकिंग बढ़िया करते हैं, उसे बाहर से कवर करते हैं। एक एक कवर चढ़ा लिया, फिर दूसरा कवर चढ़ा लिया, फिर तीसरा कवर चढ़ा लिया, इस तरह से आप पैकिंग करके उसे सुरक्षित रखते हैं चीजों को। ऐसे ही मैमल्स के लिए बेटा उनके बच्चों की फीडिंग के लिए मिल्क जरूरी है। उनके बच्चों की वो मिल्क की क्वालिटी खराब ना हो, वो मिल्क खराब ना हो उसका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। इसलिए बहुत सारी फैट यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद जो ग्लैंडुलर पार्ट्स है वो बढ़ जाता है किसमें, 15 से 15 से 20 है ना, एनसीईआरटी 15 से 20 बोल रही है। तो देखो फिगर वही रखना जो एनसीईआरटी बोल रही है, 15 से 20 लोब्यूल्स में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स या मेमोरी लोब्स। पूरे एक को सिंगल को लोब्यूल्स और सारे मिलके लोब्स। इन लोब्स में वो सेल हैं, उन सेलों का गुच्छा है, बंच है, ग्रुप है, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस कर रही है। नाम है ना, ये जरूरी है। और उन्हें कहते हैं एल्वियोली सेल्स। क्या कहते हैं, एल्वियोली सेल्स। बहुत सारी एल्वियोली सेल्स है, बहुत सारी। जो सेल है बेटा ये क्या काम कर रही है, मिल्क को प्रोड्यूस भी कर रही हैं और मिल्क को स्टोर भी कर रहे हैं। स्टोर कहाँ कर रही है, अपने ही अंदर, उनके अंदर ही प्लेस है ना, पाउच है, जगह जिसमें वो स्टोर कर रहे हैं। क्लियर। अब ये जो एल्वेओली सेल्स हैं इनसे क्या निकली है, डक्ट निकलेंगी। क्या निकलेंगी बेटा, मेमोरी डक्ट्स निकलेंगी। और ये जब डक्ट्स निकलेंगी तो ईच लोब्यूल्स की जो डक्ट्स है वो आपस में क्या होंगी, कंबाइन हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और मिलके कहीं में जाएंगी ये, हैं? नहीं, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल सबसे लास्ट पार्ट। लेक्टिफेरस तो सबसे लास्ट है, इसमें खुलेंगी ये एम्पुलास। एम्पुला एक बड़ा प्लेस हो, एम्पुला क्या होता है, बड़ा। और ये कई एम्पुला मिलके किसमें खुल जाएंगे, लेक्टिफेरस डक्ट में। और ये लेक्टिफेरस डक्ट बाहर, यानी बाहर का मतलब है निपल्स के भीतर। ठीक है, मिल्क जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ही बाहर जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ही बाहर जाएगा। प्रोड्यूस यहाँ होगा, बाहर यहाँ से। इज दैट क्लियर, यस सर, समझ में आया। यस सर। तो ये कुछ बातें थी जो किसके बारे में थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में थी। तो हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों के बारे में जान। क्लियर हुआ सब बच्चों को, यस सर। छूटा तो नहीं है। नो सर। कल हम पढ़ेंगे oogenesis। कल हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने यही तो पढ़ा है, हमने ओवरी को वहीं छोड़ दिया था, कहाँ पे, कोर्टेक्स और मेडुला। उससे आगे नहीं बढ़े हम कोर्टेक्स और मेडुला से। अभी तो हमें पढ़ना है कि भैया उसके अंदर ओवम कैसे आ रहा है, ओवम कैसे बन रहा है, कौन है जो ओवम बना रहा है ना। तो कल हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबको ये एस्पेक्ट क्लियर हो गया है। यस सर। मैंने जो शुरू में लाइनें लिखी थी, सबसे पहले क्या लिखा था, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या लाती है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या मिलती है, मेल गैमेट्स। और oogenesis से क्या मिलता है, फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिल गए तो मेल गैमेट्स की खासियत क्या होती है, मोटाइलिटी। और जब उसमें मोटिलिटी है तो उसे ही पहुंचना है। मेल गैमेट्स जब फीमेल जेनाइटल, जेनाइटल कहा है, फीमेल गैमेट्स नहीं कहा है मैंने, यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। मेल गैमेट्स का कहां तक पहुंचना, फीमेल जेनाइटल तक पहुंचना। ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन ही हमने पढ़े हैं, वहां तक पहुंचना ही क्या कहता, इंसेमिनेशन। वेरी गुड। और जब इंसेमिनेशन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स तो फ्यूज होंगे, इंसेमिनेशन के बाद ही तो फ्यूज होंगे। Yes, और फ्यूज्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। इज फर्टिलाइजेशन इज प्रेगनेंसी,
नो सर। नो। जब एग फर्टाइल हो गया तो उसमें क्लीवेज शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? क्लीवेज, है ना? क्लीवेज के साथ उसमें ब्लास्टोसील बन जाएंगे और दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। एंड आफ्टर दैट ये जो एम्ब्रियो बना है भैया, इसका काम हो गया, इसके अंदर जो फूड था वो खत्म हो गया। इसे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। या तो इसे बाहर निकालो या कोई और व्यवस्था करो। तो मैमल्स में विविपैरी में व्यवस्था है कि प्लेसेंटा डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? तो ये किसके साथ चिपक जाता है? यूट्रन वॉल के द्वारा। और इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इसे हमने क्या कहा? इम्प्लांटेशन। अब वो इम्प्लांट हो रहा है और इम्प्लांट होके क्या हो रहा है? बढ़ रहा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना? हालांकि एक टर्म्स है एम्ब्रियो डेवलप के लिए भी, मुझे याद नहीं आ रही, वो मैं बताता हूँ। गेस्टेशन। हाँ, गेस्टेशन। इसे हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन। और जब गेस्टेशन हो जाता है कंप्लीट, क्या हो जाता है? गेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है, वो बच्चा अब उसके लिए एम्ब्रियो के अंदर रहना, यूट्रस के अंदर रहना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अब उसका आकार बढ़ गया है। वो तेजी से बढ़ना चाहता है। यूट्रस छोटा है तो अब उसे उस जगह से क्या आना है? बाहर आना है। तो उसे बर्थ लेना पड़ेगा और इसे हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। अब वो बर्थ तो उसने ले लिया, बर्थ के बाद उसे ना था तो बढ़ेगा कैसे? जब तक खाना नहीं खाएगा तो नहीं बढ़ेगा। तो कौन है? लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए किसका होना जरूरी है? मैमरी ग्लैंड्स का। इसलिए हम फीमेल में जब हम पढ़ते हैं इन ऑर्गन्स के साथ साथ मैमरी ग्लैंड को भी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है ना? उसे ऐड करते हुए पढ़ते हैं और फिर बच्चा बढ़ता है, बढ़ता है, उसकी कुछ डेवलपमेंट है? वो पहले चाइल्ड है, चाइल्ड से बालक, बालक है, बालक से किशोर, किशोर से युवा, हाँ वयस्क की तरफ आता है, तो फिर साइकिल शुरू हो जाते हैं, साइकिल चलता है। इज दैट क्लियर? यस सर। जेनेसिस के बारे में पढ़े सब बच्चे। जितनी टर्म्स आई हैं, जितने डायग्राम्स आए हैं, सबको अच्छी तरह से याद करना। डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पता है ना आपको? बहुत पूछे जाएंगे जाते हैं इनमें से, तो सारे डायग्राम्स को अच्छी तरह से देख ले, चेक कर ले, टर्म्स को याद कर। इज दैट क्लियर? यस सर। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।